दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए। आपका जो प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर और हमारे चैनल पर बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। कुछ फिल्में सिर्फ पर्दे पर कहानी नहीं दिखाती, वे अपने बनाने वाले की ज़िंदगी का आईना बन जाती हैं। साल 1959 में आई कागज़ के फूल भी ऐसी ही फिल्म थी। जिस फिल्म को रिलीज़ के समय दर्शकों ने नकार दिया, वही फिल्म आगे चलकर भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में गिनी जाने लगी। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि फिल्म कहानी में एक ऐसे निर्देशक की ज़िंदगी दिखाई गई जिसकी तकलीफ़ों में बाद में लोगों ने खुद गुरुदत्त की ज़िंदगी की परछाई देखी। साल 1959 में रिलीज़ हुई कागज़ के फूल हिंदी सिनेमा के महान फिल्मकार गुरुदत्त की बतौर निर्देशक आखिरी फिल्म थी। फिल्म में गुरुदत्त ने मशहूर फिल्म निर्देशक सुरेश सिन्हा का किरदार निभाया, जबकि वहीदा रहमान ने शांति का किरदार निभाया। फिल्म की कहानी और पटकथा अबरार अलवी ने लिखी, सिनेमाटोग्राफी वी.के. मूर्ति ने की थी और संगीत था एस.डी. बर्मन का। कागज़ के फूल की कहानी एक सफल फिल्म निर्देशक सुरेश सिन्हा के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन उसकी मुलाकात शांति नाम की युवती से हो गई और उससे उसमें अभिनेत्री बनने की संभावनाएं दिखाई देती। सुरेश उसे फिल्मों में मौका देता है और देखते ही देखते शांति एक बड़ी स्टार बन जाती। लेकिन जिस समय शांति का सितारा चमकता है, उसी समय सुरेश अपना कैरियर और निजी जीवन टूटने लगता है। फिल्म में सफलता, शोहरत, रिश्ते और अकेलेपन की कीमत दिखाई गई है। यही वजह है कि बाद के वर्षों में इसे गुरुदत्त के अपने जीवन और फिल्म इंडस्ट्री के अनुभवों से जोड़कर देखा गया। हालांकि इसे पूरी तरह आत्मकथात्मक फिल्म नहीं माना गया। इस फिल्म का सबसे हिट गीत वक्त ने किया क्या हंसी सितम, इस गीत को गीता दत्त ने अपनी आवाज़ दी थी। संगीत था एस.डी. बर्मन का और गीत के बोल लिखे थे कैफी आज़मी ने। इस गीत को गुरुदत्त और वहीदा रहमान पर जिस तरह फिल्माया गया, वो हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार दृश्यों में माना जाता है। उसे एक बेहतरीन रचना माना जाता है। रोशनी की एक किरण दोनों कलाकारों के चेहरे और उनके बीच मौजूद खामोश की। बिना ज़्यादा संवाद के ये गीत प्रेम, दूरी और अधूरे रिश्तों की पूरी कहानी कह देता है। यही कागज़ के फूल की सबसे बड़ी ताकत थी। फिल्म सिर्फ संवादों से नहीं बनी थी, बल्कि कैमरे, रोशनी, संगीत और खामोशी से भी कहानी को कहा गया था। कागज़ के फूल भारतीय सिनेमा के इतिहास में तकनीकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। इसे भारत की पहली सिनेमाटोस्कोप फिल्मों के रूप में भी पहचाना जाता है। फिल्म की शानदार ब्लैक एंड वाइट सिनेमाटोग्राफी वी.के. मूर्ति का योगदान बेहद महत्वपूर्ण था। वी.के. मूर्ति ने रोशनी और छाया का ऐसा इस्तेमाल किया कि कई दृश्य आज भी किसी पेंटिंग की तरह दिखाई देते हैं। खासकर फिल्म स्टूडियो के अंदर फिल्माए गए दृश्यों में रोशनी की लंबी किरणें, अंधेरा और कलाकारों के चेहरे मिलकर एक अलग ही भाव पैदा कर रहे हैं। यही वजह थी कि कागज़ के फूल की सिनेमाटोग्राफी को आज भी भारतीय फिल्म इतिहास में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। आज जिस फिल्म को वास्तविक और क्लासिक और मास्टरपीस कहा जाता है, उसे रिलीज़ के समय दर्शकों का प्यार नहीं मिला। फिल्म को आलोचनात्मक और व्यावसायिक असफलता का सामना करना पड़ा। उस समय दर्शकों को इसकी धीमी गति और गंभीर विषय पसंद नहीं आए। गुरुदत्त ने बाद में भी माना था कि फिल्म कुछ हिस्सों में अच्छी थी, लेकिन इसकी गति धीमी थी और वह समय के दर्शकों की पूरी पहुंच तक नहीं पहुंची। यह असफलता गुरुदत्त के लिए बेहद बड़ा झटका थी। कहा जाता है कि फिल्म की असफलता ने उनके स्टूडियो और उनके परिवार पर गहरा असर डाला। इसके बाद गुरुदत्त ने फिर किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। साल 1959 की कागज़ के फूल उनके निर्देशन कैरियर की आखिरी फिल्म। कागज़ के फूल की सबसे दिलचस्प कहानी इसकी रिलीज़ के बाद शुरू होती है। समय बदला, सिनेमा को देखने का नज़रिया बदला, नई पीढ़ी ने फिल्म को दोबारा खोजा और धीरे धीरे उसकी सिनेमाटोग्राफी, कहानी, संगीत और फिल्म निर्माण की शैली की तारीफ होने लगी। जिस फिल्म को साल 1959 में दर्शकों ने स्वीकार नहीं किया था, वही आगे चलकर गुरुदत्त की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में शामिल हो गई। आज इसे भारतीय सिनेमा की उन फिल्मों में गिना जाता है जो अपने समय से आगे थीं। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की हालिया पुस्तक में फिल्म की दृश्य शैली, वी.के. मूर्ति की सिनेमाटोग्राफी और इसके संगीत को विशेष महत्व दिया गया। कागज़ के फूल की सबसे दर्दनाक बात यह है कि फिल्म में एक सफल निर्देशक के धीरे धीरे अकेले होते जाने की कहानी दिखाई गई।
सुरेश सिन्हा के रूप में गुरुदत्त पर्दे पर एक ऐसे कलाकार को निभा रहे थे जिसे शोहरत तो मिली, लेकिन अंत में वही शोहरत फिल्मी दुनिया उसके लिए अकेलेपन का कारण भी बन गई। इसी वजह से बाद के वर्षों में दर्शकों ने फिल्म को गुरुदत्त की ज़िंदगी के संदर्भ में भी पढ़ने लगे। लेकिन हमें क्या फ़र्क याद रखना चाहिए कि फिल्म को सीधे सीधे गुरुदत्त की आत्मकथा कहना उचित नहीं है। इसे उनकी कला, फिल्म उद्योग और कलाकार के अकेलेपन पर एक गहरी सिनेमाई टिप्पणी कहना ज़्यादा सही होगा। आज कागज़ के फूल क्यों याद की जाती है? क्योंकि ये फिल्म हमें बताती है कि कामयाबी और खुशी हमेशा एक चीज़ नहीं होती। एक कलाकार दुनिया के सामने मुस्कुरा सकता है, लेकिन उसके भीतर कितनी खामोशी है ये कैमरा ही बता सकता है। कागज़ के फूल अपने समय में शायद दर्शकों को समझ नहीं आई, लेकिन समय ने इस फिल्म को वो सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। आज ये सिर्फ गुरुदत्त की फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की भाषा, संगीत और कहानी कहने की कला का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। कागज़ के फूल नाम ही अपने आप में एक कहानी है। फूल जैसा खूबसूरत, लेकिन कागज़ का, जिसकी खूबसूरती के पीछे ना खुशबू है और ना उम्र की गारंटी। गुरुदत्त की यह फिल्म भी कुछ ऐसी ही थी। रिलीज़ के वक्त मुरझा गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसकी खूबसूरती और बढ़ती गई। शायद यही सिनेमा की असली ताकत है। कुछ फिल्में अपने समय में असफल होती हैं, लेकिन इतिहास उन्हें कभी असफल नहीं होने देता।